अच्छा जी, हमारा होपफुली आज का लास्ट लेक्चर है डीएसपी का, और इसमें हम एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग सीखेंगे। और जिस मेथड को फॉलो करेंगे दैट इज़ विंडोइंग टेक्निक या विंडोज़ बेस्ड डिज़ाइनिंग मेथड। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने चूँकि लैब में विंडोज़ को इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये बिल्कुल आपके लिए एक नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने शायद डिज़ाइनिंग प्रोसेस इसका ना देखा हो। अच्छा, या चलो मैं थोड़ा सा आपसे फीडबैक ले लेती हूँ, जो भी एक दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कि एक तो आप लोगों ने शायद विंडोज़ के नाम सुने हो। कुछ नाम याद है किसी विंडो के? हुँ? ये वाले तो यूज़ किए होंगे आपने। ये विंडोज़ यूज़ की थी? मैम लैब में किए हैं ये सारी विंडोज यूज़ की नहीं है, ठीक है। अच्छा, लैब में क्या आपने सिर्फ़ इनका इस्तेमाल सीखा था? यस मैम। और ओके। देखा इफेक्ट देखा था मैम उसका फिल्टर्स के ऊपर के किस तरह का इफेक्ट आता है। अच्छा, ओके, मतलब कौन-सी विंडो जैसे साइड लोब ज़्यादा देती है, कौन-सी कम देती है, समथिंग लाइक दैट? यस मैम। अच्छा, ओके। चलो, आपको तो काफ़ी हद तक आइडिया है। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना बैकग्राउंड में जाते हैं, और मतलब फिर इन विंडोज़ तक पहुँचेंगे। हमारे पास जो एक अगर मैं स्टार्ट करूँ एक लो पास फ़िल्टर से, यूजुअली फ़िल्टर्स की डिज़ाइनिंग ना लो पास फ़िल्टर से सीखी और समझी जाती है, और थोड़ा-सा बेसिक और आसान फ़िल्टर है। हमारे पास एक आइडियल लो पास फ़िल्टर, जिसको हम मतलब डी इसके सब्स्क्रिप्ट में लिखेंगे, बिकॉज़ दिस इज़ द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है? वो इस तरह का होता है कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी तक की जितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको वो पास आउट करें विद एम्पलीट्यूड 1, ठीक है? और उसके बाद इसको ब्रिक वॉल फ़िल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल अ, एक बॉक्स की तरह का है, और उसके बाद जो है वो हर तरह की फ्रीक्वेंसीज़ को ज़ीरो एम्पलीट्यूड के साथ रोक रहा है। लेकिन ओमेगा सी तक वो हर फ्रीक्वेंसी को यूनिटी एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक जो है ना डिज़ायर्ड लो पास फ़िल्टर, उसका रिस्पॉन्स इस तरह का होता है। बाकी जो हमारे पास और वेरिएशंस हैं, हाई पास, बैंड पास, उनका भी आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हो, इसको इस रिस्पॉन्स को देखकर, कि वो अगर हम एक आइडियल या डिज़ायर्ड फ़िल्टर की बात करें, तो उनका रिस्पॉन्स हम किस तरह का एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस करें, तो दिस इज समथिंग लाइक 1 व्हेन ओमेगा इज लेसर देन ओमेगा सी। ठीक है। इस एब्सोल्यूट सिंबल का मतलब ये है कि हम दोनों तरफ की बात करें, क्योंकि मैंने अभी जो ये प्लॉट किया है, दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम 0 टू पाई, लेकिन अब अगर हम प्रिंसिपल रेंज की बात करें, तो ज़ाहिर है ये माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक हमें इस तरह का नज़र आएगा प्लॉट। अच्छा, एंड दिस इज 0 अदरवाइज। और अगर मैं इस फिल्टर के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करूँ इनवर्स डी टी एफ टी, ठीक है, सो दैट मुझे इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स मिले। अच्छा, उसके लिए जो इक्वेशन लगती है ना, मैं इस इक्वेशन लिखती हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इसको अभी इस वक्त हम वो नहीं करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इस इक्वेशन के थ्रू हम एज ऑफ एन तक पहुँचेंगे। और एज ऑफ एन इसका हमारे पास एवेल्यूएट होकर आएगा इस तरह से। इसको लिखने के दो तरीके हैं। ओमेगा सी ये साइन एन ओमेगा सी अपॉन एन ओमेगा सी, ये कोई फेमिलियर फंक्शन लग रहा है?
ये जो फंक्शन है ये को देखा हुआ लग रहा है? यस मैम। किस तरह का रिस्पॉन्स बनता है इसका, कुछ ज़हन में है? मैथ की फॉर्म टर्म में ये आता है कि इसका डेरिवेटिव लेते होते थे तो वो शायद नाम आता था इस तरह का। अच्छा, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको इसकी याद है। ये जो फंक्शन है ना, दिस इज सिंक फंक्शन, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। और डेरिवेटिव इसलिए लेते थे क्योंकि अगर आप n इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर देखो तो साइन ऑफ n मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो डेरिवेटिव आप लेते थे ना वो n इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपने तो खैर इसको t के लिए पढ़ा होगा। तो t इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इस सिग्नल को एवेल्यूएट करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और वो जो एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव लेने का तरीका है उसको हम एल हॉपिटल रूल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो वही बात है कि मगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो ये बहुत सारा टाइम इस पे लग जाएगा, लेकिन उसके नतीजे में होता यूँ है कि ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स है ना, ये मतलब ये तो फंक्शन बिकॉज वन हो जाएगा ना n इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये बचेगा हमारे पास n इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ओमेगा c बाय पाई, और when n is not equal to 0, htn is equal to omega c pi sin n omega c by n omega c। ठीक है। ओके, तो अब एक आइडियल जो हमारे पास फिल्टर होता है ना, लो पास फिल्टर, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए सच दैट कि अगर मैं ओमेगा सी की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर एग्जांपल ओमेगा सी को पाई बाय 4 रखते हुए इसको प्लॉट करूं, अच्छा ये स्केल के मुताबिक इसलिए है क्योंकि इसमें जितनी वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव आ रही हैं मैंने मतलब उतनी ही इसे बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या क्या मतलब इसमें क्या मसले हैं, अगर ये जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है, ओके, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूँगी इसमें हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास एक आइडियल लो पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना वो इस तरह का होता है। वी वांट के ओमेगा सी तक हर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हो, ठीक है, और ओमेगा सी के बाद सारी फ्रीक्वेंसी जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो आउट हो जाएं। अगर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा एक आइडियल फ़िल्टर का, और उसका हम टाइम रिस्पॉन्स देखना चाहें यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स देखना चाहें, तो वो इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का निकलता है। अच्छा, अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स हम क्यों किसी सिस्टम का नहीं बना सकते, क्यों कोई सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते जिसका इस तरह का इम्पल्स रिस्पॉन्स हो, इसमें क्या मसले हैं? इनफाइनाइट सैंपल्स रिक्वायर्ड होंगे। इनफाइनाइट सैंपल्स रिक्वायर्ड होंगे, और उसके अलावा नॉन कॉजल भी तो है ना, ठीक है, एन लेस देन ज़ीरो के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मसले बताने का की वजह ये है कि हमें दोनों मसलों को बेसिकली हैंडल करना है, ठीक है। मसलन अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अगर तो सिर्फ इनफाइनाइट सैंपल्स का मसला है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स जैसे कि यहाँ तक ले लें, तो क्या हमारा मसला हल हो जाएगा? क्या हम इस तरह का फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं? नहीं।
और इसी तरह से मतलब ये हार्डली फ़िल्टर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि स्टिल इसमें जो है ना वो जो सिस्टम है हमारा वो कॉजल नहीं है। इसी तरह से अगर हम कहें कि अच्छा ठीक है, अगर हमने कॉजल सिस्टम बनाना है तो फिर हम जो ट्रंकेशन है वो कुछ इस तरह से कर लेते हैं। क्या ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? जी, आप लोग सुन सकते हो मुझे? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैम अब अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन प्रपोज़ किया था या मेंशन किया था कि हम सिग्नल को एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर वैल्यू फॉर एग्जांपल n1 से स्टार्ट करके n2 तक हमने यहाँ पे ट्रंकेट कर दिया। लेकिन ये सोचना हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये अभी भी नॉन कॉजल है, ठीक है? फिर हमारे पास एक और सॉल्यूशन ये है कि हम 0 से शुरू करके एक ख़ास वैल्यू n2 तक ख़त्म कर दें। तो क्या ये सॉल्यूशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? ये कॉजेज भी है और प्लस फाइनाइट है तो जी, यस इसमें जो है ना दोनों मसले तो हल हो रहे हैं कि अब सैंपल्स भी जो है वो फिनिट ड्यूरेशन के, तो यहाँ तक हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं सैंपल्स। और दूसरी बात ये कि सिस्टम ओवरऑल कॉजल भी बन गया। लेकिन इसमें जो मसला है ना वो ये है, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये सोल्यूशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो जो सिग्नल का फ्लो बन रहा है ना, मतलब कुछ इस तरह से आपके पास ये बनेगा ना, क्योंकि अगर हम उसको देखेंगे सिंक फंक्शन को, तो अगर आप देखो तो हमारे पास इसमें सिमेट्री की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, नो सिमेट्री, नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। तो हम लोगों ने तो एफआईआर फिल्टर की जो डिज़ाइनिंग सीखने से पहले, यानी कि जो जो 2 लेक्चर्स लगाए हैं उसमें तो हम लोगों ने यही सीखा है कि एफआईआर फिल्टर्स को तो इस्तेमाल ही हम इसलिए करते हैं कि उनका जो फेज़ है वो लीनियर अचीव हो सकता है। ठीक है, ये बात याद है? एफआईआर फिल्टर्स को हम जब जो इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी तो वजह ही यही है कि उनका जो फेज़ है वो लीनियर होता है। अगर हम और लीनियर फेज़ के लिए हमें उनको सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, जो हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स पढ़ी हैं। थोड़ा सा ज़हन में है? तो चूँकि ये वाला जो रिस्पॉन्स है हमारे पास, ये सिमेट्री की कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा, इसलिए इस तरह का जो सॉल्यूशन है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा और हम इस तरह के रिस्पॉन्स को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हम किस तरह के रिस्पॉन्स को यूज़ करना चाहेंगे? उसमें हमें 2 प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। एक तो ये कि हम सिग्नल को शिफ्ट कर लें, ठीक है? और दूसरा ये कि हम उसके ऊपर एक ट्रंकेशन प्रोसेस अप्लाई कर दें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम अच्छा जी।
दूसरा ये कि हम उसके ऊपर एक ट्रंकेशन प्रोसेस अप्लाई कर दें। ट्रंकेशन का मतलब ये है कि हम उसके सिर्फ कैपिटल M नंबर ऑफ सैंपल्स जो है ना वो चूज़ करें या पिक करें, ठीक है। अब ये जो ट्रंकेशन का प्रोसेस है जो कि M नंबर ऑफ सैंपल्स को उठाता है और बाकी सारे सैंपल्स को ख़त्म कर देता है, उसको हम कहते हैं कि हमने इसको एक विंडो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो विंडो ओके, और ये डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स यानी कि शिफ्टेड, जिसको हम लोगों ने शिफ्ट किया और फिर इसको हम लोगों ने एक विंडो से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें फिर हमारा डिज़ाइंड जो सिस्टम है ना उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। और ये जो विंडो फंक्शन है, जो सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल विंडो फंक्शन है वो ये है कि इसमें सारे जो सैंपल्स हैं वो 1 के बराबर हों, जितनी ड्यूरेशन की विंडो हम यूज़ कर रहे हैं, और 0 हो अदरवाइज, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल जो है विंडो वो ये बन सकती है। अच्छा, इस विंडो को कहते क्या है, इस तरह की विंडो को जिसमें सारे सैंपल्स 1 के बराबर, रेक्टेंगुलर विंडो। ठीक है, ये जो विंडो जिसकी मैंने इक्वेशन लिखी है, दिस इज रेक्टेंगुलर विंडोज इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और समझने वाली है कि टाइम डोमेन में जो ऑपरेशन हो रहा है ना, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स और विंडो फंक्शन के दरमियान जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें इन दोनों सिग्नल्स को, तो इनका जो ऑपरेशन होगा दैट वुड बी कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में लिखूं, तो इट वुड बी समथिंग लाइक ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन इसलिए है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स हैं इन दोनों के, वो कंटिन्यूस सिग्नल्स हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगेन हम लोगों ने इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ आपके इंट्यूशन के लिए है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रोसेस है वो मैथमेटिकली कैसा लगेगा, लेकिन इसको हमने अदरवाइज ज़रा फिगर्स के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि प्लॉट्स कैसे जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, ओके, ये जो हमारे पास आइडियल फ़िल्टर है, इसका तो हमारे पास रिस्पॉन्स अवेलेबल है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको देखा था। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये जो विंडो है इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा? टाइम डोमेन में ये हमारे पास इस तरह से थी विंडो, ठीक है। 0 से लेकर m-1 तक इट वाज ऑल 1। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होगा? अच्छा, मैं उसके लिए आपको हिंट दे सकती हूँ। वही हिंट ये है कि ये मेरे सामने मतलब या आपके सामने एच टी ओमेगा प्लॉटेड है ना, तो इस एच टी ओमेगा का जो सिंक फंक्शन हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि इस एच टी ओमेगा का एच ऑफ एन यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स आप ऑलरेडी देख चुके हो। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, तो हमारे पास टाइम डोमेन में सिंक आया था। अब यहाँ पे टाइम डोमेन में हम एक सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन देख रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम फंक्शन देख रहे हैं, तो हमारे पास एक सिंक फंक्शन आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के जो
फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स होते हैं कैसे होते हैं? वो भी डिस्क्रीट उससे तो कंटिन्यूस है वैसे, लेकिन अगर हम दूसरी एफएफटी अप्लाई करते हैं फिर वो डिस्क्रीट आ जाता है। ओके, लेकिन हम जो है यहाँ पे DTFT अप्लाई करें ना, हम FFT अप्लाई नहीं कर रहे, तो ओके हम आपकी जो पहली वाली डेफिनेशन, पहली वाली क्या कहना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके ऊपर जाएंगे कि वो कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। और एक उनमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी वो पीरियोडिक होंगे, मतलब हम लोगों ने इनको इस सिग्नल को भी कंसिडर जो करना है वो माइनस पाई से पाई तक करना है, ठीक है। तो सिंक फंक्शन होगा माइनस पाई से पाई, कंटिन्यूस होगा और इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जो इसका पहला जो मतलब मेन इसका लोब है, मतलब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाली वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो मेन इसका लोब हमें मिलता है, उसके जो कट ऑफ पॉइंट्स है ना, वो उनकी वैल्यू इससे हमें मिलती है। अच्छा, ओके। अब ये जो दोनों सिग्नल्स हैं, ये वाला सिग्नल और ये सिग्नल, ठीक है, ये जब हम आपस कन्वॉल्व होते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है, रिजल्टेंट सिग्नल जाहिर सी बात है कि अब हम एच ऑफ एन सिग्नल हमें मिलता है उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को देखने लगे हैं, ठीक है। दिस इज नाउ एच ऑफ ओमेगा, ठीक है, जो कि इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन से हमें मिलेगा। वो कुछ इस तरह का सिग्नल होगा। अगेन ये मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है। इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बनाऊंगी तो वो कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस, जो हमें मतलब नज़र आता है हर जगह पे। हर जगह से मुराद है कि जब आप मैटलैब में मतलब प्लॉट करते हो तो आपको तो इस तरह की चीज़ मिलती है। तो इसको हम अब इस तरह से लिखेंगे, दिस इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, ओके। तो मतलब ये बनाने का मकसद ये था कि हमारे पास जो एक्चुअल फ़िल्टर होता है उसका अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास पास बैंड में ये टर्म्स आपने सुनी नहीं है ना, पास बैंड या स्टॉप बैंड, इनका आइडिया है? ये जी, थोड़ा बहुत ओके। पास बैंड हमारे पास ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो कि पास आउट हो रही है तो उसको मैं पास बैंड बोलूँगी, ठीक है। स्टॉप बैंड जो है ना वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है जहाँ पर मतलब यूजुअली जहाँ पे पहली दफ़ा ज़ीरो क्रॉसिंग हो, ठीक है, वहाँ से भी हम स्टॉप बैंड शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं कि जिसके ऊपर एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होके हमारा जो है वो सिग्मा रह जाए, ठीक है। अब सिग्मा सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पहली दफ़ा हमें सिग्मा मिले हम वहाँ से अपना स्टॉप बैंड शुरू करते हैं और यहाँ से लेकर मतलब पाए तक ये स्टॉप बैंड हो, ठीक है। फिर पास बैंड होता है मतलब ज़ीरो से शुरू करके एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर आखिरी बार सिस्टम की जो वैल्यू है वो 70.7% तक या 3 dB तक पहुँचेगी, ठीक है। इसको इसको यूजुअली 1 माइनस सिग्मा के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें ना वो ये है देखने वाली कि ये जो हमारे पास रिपल्स आ रहे हैं ना पास बैंड में या स्टॉप बैंड में, ये आ रहे हैं ये जो विंडो फंक्शन के की फ्लक्चुएशंस या रिपल्स हैं इनकी वजह से, ठीक है। एक एक तो उसमें बात ही समझने वाली है। अब ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ इस विंडो फंक्शन में या किसी भी विंडो में चूँकि हम इन रिपल्स को अवॉइड नहीं कर सकते,
अगर हमने टाइम डोमेन में विंडो यूज़ करनी है और ज़ाहिर सी बात है कि करनी है, मतलब आपको उसकी वजह पता है कि हम लोगों ने इन्फिनिट नंबर ऑफ सैम्पल्स के साथ डील नहीं करना। हम लोगों ने टाइम डोमेन में विंडो यूज़ करनी है ताकि हम फिनिट नंबर ऑफ सैम्पल्स यूज़ कर सकें। तो अगर हम उस विंडो को जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं तो इट कम्स विद सम रिपल्स। तो हमारे पास जो एक्चुअल ऑब्टेन्ड सिस्टम होता है फिर उसमें ये जो रिपल्स है ना ये हमें मिलेंगे। ठीक है, एक बात तो ये है हमारे समझने वाली कि हमें यहाँ पे पास बैंड में या स्टॉप बैंड में ये जो रिपल्स है ना ये मिलेंगे। दूसरी बात कि हम चाह रहे थे कि हमारा जो फ़िल्टर है वो जब मतलब उसका कट ऑफ हो तो वो बिल्कुल एक इसको स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहेंगे लेकिन बिल्कुल एक ब्रिक वॉल की तरह की लाइन हो, ठीक है, कि उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। लेकिन अगर हम इंस्टेड अपने ऑब्टेन्ड रिस्पॉन्स को देखें तो यहाँ पे हमें कुछ स्लोप मिलती है। अच्छा, इस स्लोप की क्या वजह है? इस स्लोप की वजह ये वाली ये जो मतलब मेन लोब है ना इसकी विड्थ है। जितनी ये विड्थ ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ये जो स्लोप है ना ये इस तरह से हमें ज़्यादा मिलती जाएगी। रोल ऑफ मतलब ज़्यादा होता जाएगा, बेसिकली ये कहना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात की? तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल m इज़ इक्वल टू 10 के साथ एक फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का हो। और इसी तरह से अगर हम m इज़ इक्वल टू 20 के साथ एक विंडो यूज़ करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम m को बढ़ा देंगे मतलब ज़्यादा सैम्पल्स वाली विंडो यूज़ करेंगे और ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा उस फिर हमारे डिज़ाइन सिस्टम में भी ज़्यादा सैम्पल्स हो जाएंगे तो उससे एक जो फ़र्क पड़ सकता है ना वो ये है कि जो लोब है वो रिड्यूस हो जाती है और हमें थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे रोल ऑफ फैक्टर मिल जाता है। लेकिन रिपल्स बहरहाल रहेंगे, ठीक है, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते बेशक हम विंडो डिज़ाइनिंग जैसी भी करें। उसका एक और हल है लेकिन अ, उसकी तरफ हम बाद में जाते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आई है? yes ma'am. ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखा अभी तक कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर विंडो है ना, ठीक है, रेक्टेंगुलर विंडो में अगर हम m को थोड़ा कम या ज़्यादा करें तो हमारे पास जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ, इसको ट्रांजिशन बैंडविड्थ भी कहते हैं कि कितनी देर में यानी कितनी फ्रिक्वेंसी लगती है इसको ओमेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा ना वो हो गया है मिस्सी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर रिस्पॉन्स है तो जब सिस्टम का रिस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आखिरी बार 3 dB को क्रॉस किया तो वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी यानी कि पास बैंड फ्रीक्वेंसी। और जब सिस्टम का रिस्पॉन्स पहली बार एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड डेल्टा उसने अचीव किया तो वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस। ठीक है, तो ओमेगा एस से ऑनवर्ड्स हमारा स्टॉप बैंड शुरू हो जाता है और ओमेगा पी तक हमारा पास बैंड रहता है। पास बैंड और ये हमारे पास यहाँ मतलब पाए तक स्टॉप बैंड। अच्छा, तो ये जो ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी है दिस इज ट्रांजिशन बैंडविड्थ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ बहुत बड़ी नहीं चाहते तो कम से कम m हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है रेक्टेंगुलर विंडोज़ में जहाँ पर हम इस ट्रांजिशन बैंडविड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, या अफोर्डेबिलिटी के हम कितने नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन रिपल्स जो हैं वो इसमें बहरहाल रहते हैं। फिर उसका तरीका ये होता है कि अगर हम मतलब हमारे लिए ट्रांजिशन बैंडविड्थ इतना कंसर्न नहीं है और हम रिपल्स को रिड्यूस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फिर उसका तरीका ये है कि हम इंस्टेड ऑफ
रेक्टेंगुलर विंडो जैसे रेक्टेंगुलर विंडो जो है ना हमारे पास वो मतलब इस तरह से बनती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो हम फिर एक ऐसी विंडो इस्तेमाल करें जो कि थोड़ी टेपर्ड हो टुवर्ड्स एंड, ठीक है। टेपर्ड का मतलब है कि उसमें इतने शार्प एजेस ना हो, थोड़े सा यानी कि जैसे जैसे आगे जाती जाए ना यानी कि ज़ीरो से मिड पॉइंट से बियॉन्ड जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें टेपरिंग इंट्रोड्यूस हुई हुई हो, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे बेशक ज़ीरो हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत शार्प किस्म की विंडो ना हो। अच्छा, मैं हो सकता है कि ट्रायंगल लग रही हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना जिस तरह कोसाइन विंडो होती है उस तरह से कुछ बनाने की इसकी कोशिश की थी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ सकती है, ये भी आ सकती है ट्रायंगुलर भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ज़ीरो हो जिस तरह कोसाइन में होता है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम लोगों ने टेपरिंग इंट्रोड्यूस कर दी तो फिर हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पर ऑप्शंस आती हैं। और यहाँ पर आपने फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा ना अपनी आसानी के लिए कंटिन्यूस में बनाने की कोशिश करूँ तो मसलन इस तरह की चीज़, ठीक है, या फिर इस तरह की चीज़, ठीक है, या फिर हमारे पास इस तरह की चीज़। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है ना विंडोज़ वो फिर यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो विंडोज़ है ना इनका जो है ना साइड लोब्स वो थोड़े से रिड्यूस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइड लोब्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है। लेकिन इनका फिर अपना जो डिसएडवांटेज है वो इंक्रीज्ड मेन लोब में है, ठीक है। इनका जो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मेन लोब बनता है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी विड्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेन लोब गिवन बाय रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर हम ये विंडोज इस्तेमाल करें तो साइड लोब्स तो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये फिर दूसरी विंडोज़ का ये डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, ओके, अब हमारे पास टाइम कितना है? टाइम बहुत कम है, तो अभी फिर मैं काइज़र विंडो का सिर्फ आपको ना ये बता देती हूँ कि काइज़र विंडो ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें एक फैक्टर बीटा का होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, मतलब इसकी जो इक्वेशन है ना जो मतलब जिसने ये प्रपोज किया उसमें उसने एक फैक्टर बीटा और एक फैक्टर एम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि हम इसी एक विंडो को ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इसको टुवर्ड्स रेक्टेंगुलर विंडो बनाना चाहें। ओके, मैं ज़रा इसको ना समझाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा प्लॉट करके, ताकि आपको समझ आए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास होता है, मेरे पास वो फार्मूला है इसका नहीं, उसमें इस फैक्टर बीटा को कंट्रोल करके बेसिकली हम इसी विंडो को रेक्टेंगुलर विंडो भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कंटिन्यूस बनाया लेकिन ऑफ कोर्स ये डिस्क्रीट सैंपल्स होंगे अगर हम फॉर्मूले में बीटा को ज़ीरो कर दें, ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे बीटा को इंक्रीज़ करते जाएँ तो जो विंडो की शक्ल है ना वो इस तरह की बनती जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एक ही विंडो को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास पॉसिबिलिटी कि या हम उसको रेक्टेंगुलर विंडो इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल करें और उसकी हम ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो है वो बड़ी परफेक्ट किस्म की अचीव कर लें, या फिर अगर हमें कुछ मिड वे जाना है, ठीक है, तो हम यहाँ इस बीटा को थोड़ा ट्यून कर लें, ठीक है, फॉर्मूला में, और हम थोड़ी सी ट्रांजिशन बैंडविड्थ अफोर्ड कर लें और थोड़े से जो साइड लोब्स हैं वो रिड्यूस कर लें, क्योंकि काइज़र विंडो बेसिकली हमें हर तरह के जो विंडो है वो उसके फॉर्मूले के थ्रू अचीवेबल है, ठीक है। जी, बात समझ आइए।
हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, अब इसमें हमें इस इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे कि विंडोज़ बेसिकली इस्तेमाल किस तरह से होती हैं, हमें अब ये आगे देखना है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से होगी, ठीक है? यूजुअली हमारे पास विंडोज़ बेस्ड टेबल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? और वो टेबल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि हमें विंडो के नाम के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है सच दैट कि उसकी मेन लोब की विड्थ कितनी है, इसी तरह से उसकी साइड लोब की टेनुएशन कितनी है, ठीक है? टेनुएशन एज़ कम्पेयर टू उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है? मतलब अगर हम यहाँ पे इस तरह के फ़िल्टर की बात करें, तो अगर हम इसको 0 कहेंगे तो ये जो इस तरह का फ़िल्टर होगा ना दैट वुड बी समथिंग लाइक -100, ठीक है? व्हिच इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज़ कम्पेयर टू जो पास बैंड का एम्पलीट्यूड है उसके अगर उससे कंपेयर करें। तो साइड साइड लोब की टेनुएशन और उसके अलावा ओके जो तीसरा फैक्टर है उसको मैं उसका नाम लिख देती हूँ लेकिन उसको अभी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एरर, ठीक है? क्योंकि ये इटसेल्फ एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो मैं अप्रॉक्सीमेट एरर पे इस वक्त नहीं जाऊँगी, लेकिन हमें हर विंडो के नाम के अगेंस्ट ये 3 इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं और उसको देखते हुए फिर हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा एक और बात जो हमें डिज़ाइनिंग के लिए पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर हमने एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर बनाना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जो इक्वेशंस देखी थी, वो सारी की सारी लो पास फ़िल्टर्स के लिए थी। लेकिन अगर इंस्टेड हम एक हाई पास फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, वो ये होगी, ठीक है? और इसी तरह से हमारे पास बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स इनकी भी इक्वेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है? जो कि हम बेसिकली डिज़ायर फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिज़ाइंड फ़िल्टर बनता है, वो बनता है इस बल्कि ओके हमें एन भी नहीं लिखना चाहिए था। इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास हमारा डिज़ाइन सिस्टम बनता है, ठीक है? अच्छा, अब हम जो डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया हम लोगों ने फ़ॉलो करने होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम विंडो सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह का हम लोगों ने फ़िल्टर हमें चाहिए होता है, लो पास, हाई पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप, उस तरह का फ़िल्टर हम इन इक्वेशन से यूज़ करते हैं। मैंने आपके सामने जो इक्वेशंस लिखी हैं उसमें अब लो पास की इक्वेशन अभी तक हम यूज़ करते आए हैं और ये मैंने आपके सामने हाई पास की लिखी है। बैंड पास की और बैंड स्टॉप की मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो उस लिहाज से हम अपना डिज़ायर्ड फ़िल्टर या आइडियल फ़िल्टर यूज़ करते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अटेन्युएशन की या फिर ट्रांज़िशन बैंडविड्थ की, उस लिहाज से विंडो यूज़ होती है और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास हमारा डिज़ाइंड फ़िल्टर हमें मिलता है, ठीक है? ये जो डी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है, दिस इज़ फॉर डिज़ायर्ड या फिर आइडियल फ़िल्टर। अच्छा, अब इसकी
एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा विंडोज़ बेस्ड डिज़ाइनिंग का तरीका समझ आ जाए। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि एक लो पास फ़िल्टर हम लोगों ने डिज़ाइन करना है सच दैट कि उसकी पास बैंड फ्रीक्वेंसी 0.4 पाई हो और स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी 0.6 पाई हो। ठीक है, उसके अलावा जो स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन है, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 50 dB। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बस अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम लोगों ने विंडो टाइप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये भी मतलब हमारा यूजुअली जो पहला डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है दैट इज़ अबाउट सेलेक्टिंग द विंडो टाइप। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने करना यूँ है कि उस टेबल को देखना है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि जिसमें हमारे पास ये सारे विंडोज़ के नाम लिखे होते हैं और उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उनकी मेन लोब विड्थ के हवाले से और स्टॉप एंड अटेन्यूएशन के हवाले से। तो हमें चूँकि ऐसी विंडो सेलेक्ट करनी है जिसमें 50 डीबी से ज़्यादा अटेन्यूएशन हो, ठीक है? तो अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ बेसिकली 3-4 विंडोज़ नज़र आएँगी जो कि 50 डीबी से ज़्यादा अटेन्यूएशन हमें दे रही हैं। उसमें से अब हम सिलेक्शन कैसे करें? मसलन जो यहाँ पर हम लोग विंडो सेलेक्ट करेंगे दैट वुड बी हेमिंग विंडो, क्योंकि अगर आप उस टेबल में देखो तो हेमिंग विंडो के अगेंस्ट अटेन्यूएशन आपको लिखी नज़र आएगी दैट वुड बी -53 dB। तो ये जो है ना हेमिंग विंडो, ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये है कि हम ब्लैकमैन विंडो की तरफ क्यों नहीं जा रहे? उसकी तो अटेन्यूएशन प्रॉब्ली मतलब -74 या इस तरह से उसकी कोई वैल्यू है। तो उसको सेलेक्ट करने की वजह या सेलेक्ट ना करने की वजह ये है कि अगर आप हेमिंग विंडो और ब्लैकमैन विंडो इन दोनों की जो अगर आप मेन लो विड्थ को कंपेयर करोगे तो ब्लैकमैन विंडो की जो मेन लो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें अननेसेसरीली ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो है वो बहुत ख़राब किस्म की मिलेगी। तो अगर दोनों विंडोज़ के बाकी स्पेक्स एक जैसे हों, तो जो डिफरेंट उनके स्पेक्स होते हैं, फिर उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि उनमें से बेहतर कौन-सा है। मसलन हेमिंग विंडो और ब्लैकन विंडो दोनों हमें स्टॉप एंड अटेन्यूएशन की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर रही हैं, लेकिन हम हेमिंग विंडो को ब्लैकमैन के ऊपर प्रेफ़र इस सिचुएशन में इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हेमिंग विंडो की मेन लो विड्थ कम है। कम मेन लो विड्थ वाले जो फ़िल्टर्स हैं, वो हम प्रेफ़र करेंगे अगर हमें ट्रांज़िशन बैंडविड्थ एक ख़ास किस्म की चाहिए तो। अच्छा, तो हेमिंग विंडो हम लोगों ने सेलेक्ट करी, सेलेक्ट करने का मतलब ये कि इसका मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला जो हमारे पास वो आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कि विंडो लेंथ अब हमने डिसाइड करनी है। ठीक है, विंडो लेंथ आपको पता है कि वो बेसिकली हमारे पास मेन लो विड्थ की इक्वेशन अवेलेबल होती है, हम वहाँ से इसको डिसाइड करेंगे। ओके, तो ओमेगा S minus omega p is basically equal to 8 pi by m। ठीक है, ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो मैंने आपको मतलब पहले बताया भी था कि दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ट्रांजिशन बैंडविड्थ होती है और दैट ट्रांजिशन बैंडविड्थ इज इक्वल टू मेन लो विड्थ ऑफ द विंडो सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 0.2 पाई इज इक्वल टू 8 पाई बाई m। ठीक है, और यहाँ अगर हम कैलकुलेशंस करें तो वी वुड गेट m इज इक्वल टू 40। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो विंडोज़ बेस्ड मेथड्स हैं ना, उनके थ्रू हम हमेशा टाइप 1 फ़िल्टर्स को डिज़ाइन करेंगे। अब टाइप 1 फ़िल्टर जो है ना वो चूँकि ऑड लेंथ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि टाइप 1 फ़िल्टर में बेसिकली ऑड लेंथ के इम्पल्स रिस्पॉन्स से डिज़ाइन होते हैं। तो हम जब भी हमें इवन लेंथ के मिलेंगे तो हम उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर डिक्रीज़ करने से तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्पेक्स रिड्यूस होंगे। तो हमारा जो m इधर होगा दैट शुड बी इक्वल टू 41, मतलब हम 39 सेलेक्ट नहीं करेंगे, वी शुड गो फॉर 41। ठीक है, अच्छा, अब हमारी जो विंडो है यहाँ पे, चूँकि हम लोगों ने हेमिंग विंडो सेलेक्ट की थी और हमारे पास m भी अवेलेबल है,
तो okay, let me write the general equation first. This equation holds for 0 से लेकर m-1 तक, ठीक है, and it is 0 otherwise, ठीक है. So this is the equation for Hamming window. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी that would be cos 2n pi upon 40 and 0 otherwise, और this would be from 0 से लेकर 40 तक, ठीक है, and 0 otherwise. तो डिज़ायर्ड जो विंडो है ना हमारी, ठीक है, वो तो इन स्पेक्स के साथ होगी, एंड विद दिस लेंथ इट वुड अचीव द डिज़ायर्ड ट्रांजिशन बैंडविड्थ. अच्छा, फिर हमारा अब अगला पार्ट यहाँ पे ये है कि डिज़ायर्ड फिल्टर का रिस्पॉन्स. वो कैसा होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लो पास फिल्टर. ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये होगी. ओमेगा सी अब कैसे हम डिफाइन करते हैं. ओमेगा सी एग्जैक्टली इस फ्रिक्वेंसी का हाफ होता है, ठीक है. तो ओके, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.5 पाई अपॉन पाई, ठीक है. हमारे पास ओमेगा पी और ओमेगा एस की वैल्यूज अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन 0.5 पाई एन डिवाइडेड बाय 0.5 पाई एन, ठीक है. ये अभी शिफ्टेड नहीं है, शिफ्ट हम करेंगे इसको लास्ट स्टेप में, जहाँ पे हम लिखना चाहेंगे अपना ऑब्टेन्ड या फाइनली डिज़ाइन फिल्टर. और वो हमें मिलता है इस इक्वेशन से, ठीक है. अब हमने शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना है. तो ये जो हम लोगों ने एच टी एन की क्वेश्चन लिखी है, इसमें जहाँ पे भी हमें एन नज़र आ रहा है, हम वहाँ पे शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, एन ओमेगा सी, ओके, 0.55 ठीक है. और यहाँ पे ब्लैक मैन इक्वेशन, ब्लैक एंड विंडो जो है, सॉरी हैमिंग विंडो जो है उसी इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे डब्ल्यू एन जो है वो लिख रही हूँ. तो हमारे पास मतलब एच ऑफ एन को अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट एक तरह से एग्जिस्ट करेगा, या पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, जिसमें हमारे पास 41 सैम्पल्स जो हैं वो एच टी एन के हैं या उसकी शिफ्टेड सिग्नल के, और इसी तरह से 41 सैम्पल्स हमारे पास डब्ल्यू एन के हैं. तो उनकी पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो हमारे पास डिज़ायर्ड फिल्टर का रिस्पॉन्स जो है वो आ जाएगा. अच्छा, एक और हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा सा अब. अच्छा, ये फिल्टर मतलब डिज़ाइन हम लोगों ने किया लो पास फिल्टर. अब इसमें अगर आपके पास इस तरह की स्पेक्स गिवन हो और ट्रांजिशन बैंडविड्थ, नॉट ट्रांजिशन बैंडविड्थ, स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन
अब किसी भी तरह की गिवन हो तो आपको विंडोज़ उसकी बेसिस पे सिलेक्ट करनी आनी चाहिए। मतलब मैंने -53 को देखते हुए हैमिंग विंडो लिखी, लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट हमारी कुछ और होती तो उसके लिहाज से हम कोई और विंडो सेलेक्ट करते, ठीक है, विच यू शुड बी एबल टू डू। और इसी तरह से अगर लो पास फ़िल्टर की बजाय कोई और फ़िल्टर डिज़ाइन करने को कहा जाता, तो आपके पास चूँकि सारे फ़ॉर्मूलाज़ अवेलेबल होंगे एचटीएन के, तो लो पास की बजाय अगर कोई और फ़िल्टर डिज़ाइन करने को आता है, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट फ़िल्टर। अच्छा, अब एक और तरह की एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं। जिसमें रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट फ़िल्टर कोफिशिएंट्स, यानी कि एच-ऑफ-एन हम लोगों ने बनाना है फॉर अ 3 टैब हैमिंग विंडो बेस्ड फ़िल्टर, ठीक है? सच दैट कि जो फ़िल्टर है दैट इज़ अ लो पास फ़िल्टर और उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 800 हर्ट्ज़ और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है दैट इज़ 8000 हर्ट्ज़। ओके, मैं दोबारा आपको फिर से बता दूँ कि वी नीड टू कैलकुलेट कोफिशिएंट्स ऑफ अ फिल्टर दैट इज़ बेस्ड ऑन अ 3 टैप हैमिंग विंडो, ठीक है? और इसके अलावा दैट फिल्टर इज़ सपोज्ड टू बी अ लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज़ एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 हर्ट्ज़। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें जो पहला स्टेप है कि विंडो टाइप की सिलेक्शन जो हमने करनी है दैट इज़ ऑलरेडी डन बिकॉज स्टेटमेंट में गिवन है कि हैमिंग विंडो बेस्ड फिल्टर लेना है। जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ बेस्ड ऑन विंडो लेंथ दैट इज़ ऑल्सो गिवन क्योंकि यहाँ पे 3 टैप लिखा है। अच्छा, और इसको देखते हुए हम जो स्ट्रेट अवे इक्वेशन लिख सकते हैं हैमिंग विंडो की, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। W1 इज इक्वल टू 0.54 माइनस 0.46 cos 2n पाई अपॉन 2, ठीक है, एंड दिस वुड होल्ड फॉर 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ 3 टैप फिल्टर एंड 0 अदरवाइज। अच्छा, अब हमारा जो डिज़ायर्ड फ़िल्टर है उसका रिस्पॉन्स लिखना है, डिज़ायर्ड फ़िल्टर्स रिस्पॉन्स HDN which is given as this equation, ठीक है। अच्छा, ओमेगा सी, अब हमें जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली गिवन है ना वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा सी के लिए हमें 2 पाई एफ सी अपॉन एफ एस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो ये रिलेशनशिप हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो 800 8000 जब हम यहाँ प्लग इन करेंगे तो वी वुड गेट दिस ओमेगा सी, और इसको अब हम जब प्लग इन करते हैं डिज़ायर्ड फिल्टर के रिस्पॉन्स में, तो हमें ये मिलता है, ठीक है। और फाइनली अगर हम देखें जो हमारा डिज़ाइंड फ़िल्टर है या ऑब्टेन्ड फ़िल्टर है, वो चूँकि इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें मिलेगा HDN के और विंडो के प्रोडक्ट से। तो ओके, इक्वेशन तो आप लिख सकते हो ना, वो H(n) की जो हमें मिलेगी वो इन इस मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलेगी, और क्योंकि हमें फ़िल्टर को डिज़ाइन करना है तो H of 0 वुड बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख देती हूँ, सारी से मिला देके जो भी HDN की आ रही है या फिर हमारे पास WN की आ रही है, ताकि फिर आपको वेरीफाई कर सको।
हम सिमेट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एज ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू एज ऑफ 0। ओके, अब इस तरह की प्रॉब्लम के बाद अगर आपको 5 टैब फिल्टर या 7 टैब फिल्टर कहा जाता है तो यू शुड बी एबल टू डू इट। या फिर अगर इसी में भी वेरिएशन अगर आ जाती हैं कि लो पास के अलावा कोई और फ़िल्टर इस्तेमाल अगर करना है तो वो भी आपको आना चाहिए। और इसी तरह से अगर हैमिंग विंडो की जगह कोई और विंडो आपको बताई जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि उसी इक्वेशन कैसे आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो और कोई हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम, ओके, हम लोगों ने चूँकि अभी दोनों बैंड पास फ़िल्टर के प्रॉब्लम्स किए हैं, तो सॉरी लो पास के प्रॉब्लम किए हैं, तो एक हम बैंड पास का प्रॉब्लम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, वी नीड टू डिज़ाइन हियर अ बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है, जिसकी ऑफ कोर्स 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ होंगी। तो FC1 इज़ गिवन एज़ 200 hertz and FC2 is given as 800 hertz, ठीक है। और ट्रांजिशन बैंडविड्थ इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये जो FC1 और FC2 है, मैं आपको थोड़ा सा ये ड्रॉ करके बता देती हूँ कि इसका मतलब बेसिकली क्या होगा। ये अगर हम बस द बैंड पास फिल्टर ऐसे डिज़ाइंड है, तो दिस इज़ FC1, दिस इज़ FC2, और ये जो हमारे पास ये वाली रेंज है ना, मतलब यहाँ से ओमेगा S1 से ओमेगा P1 तक, या ओमेगा P2 से ओमेगा S2 तक, ठीक है। ये वाली रेंज इज़ द ट्रांजिशन बैंडविड्थ, ठीक है। और ट्रांजिशन बैंडविड्थ हमारे पास जो दोनों तरफ होगी ना, वी वुड ट्रीट इट इक्वल, यानी कि दोनों रोल ऑफ्स में हमारे पास ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो सेम आनी चाहिए या आएगी। अच्छा जी, स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन जो फ़िल्टर हम डिज़ाइन करना है, वी वांट द स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन टू बी ग्रेटर देन 60 dB, ठीक है। और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है दैट इज़ 2000 हर्ट्ज़। ओके, सो वी नीड टू डिज़ाइन अ बैंड पास फ़िल्टर जिसमें FC1 और FC2 हमें ये गिवन है, ट्रांजिशन बैंडविड्थ हमें 100 हर्ट्ज़ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि ट्रांजिशन बैंडविड्थ FC1 FC2 डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं। और डिज़ायर्ड फ़िल्टर हमारा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन उसकी ग्रेटर देन 60 dB हो, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो गिवन है दैट इज़ 2000 हर्ट्ज़। अच्छा, ओके, तो जो स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन है ना, उसको देखकर जो विंडो हम सिलेक्ट करेंगे दैट वुड बी ब्लैकमैन विंडो, क्योंकि इसकी अटेन्यूएशन सबसे ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद हमें विंडो की लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि M यहाँ पे क्या होगा। तो हमारे पास डेल्टा W इज़ इक्वल टू 2 पाई डेल्टा F ओवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और डेल्टा W यानी कि ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो है वो हमें 100 हर्ट्ज़ गिवन है। उसको अब हम जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी में, तो वी वुड गेट 0.1 पाई। अच्छा, तो 0.1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई, नहीं सॉरी, टू नॉट 2 पाई, ब्रैकमैन विंडो की जो विड्थ है ना उसके हिसाब से हमें इसको प्लग इन करना है। ये वाली जो वैल्यू है ये हमें इससे मिली है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमें, या ये वाली क्वेश्चन हमें टेबल से मिली है। तो यहाँ पर हमारे पास जो M है दैट वुड कम आउट टू बी 120, लेकिन हम चूँकि बात यहाँ पे कर रहे हैं टाइप 1 फ़िल्टर की, तो वी वुड सिलेक्ट M इक्वल टू 121। अच्छा, हमारे पास जो बैंड
बैंड पास फिल्टर का डिजायर्ड रिस्पॉन्स, आई वुड राइट इट इन दिस वे। ठीक है, impulse response is given by this equation when n is not equal to 0 and it is equal to 1 upon, I think it is equal to omega c2 minus omega c1, but I am not sure exactly। ये जब फिर आपको टेबल मिलेगा तो आप उसमें भी वेरीफाई कर सकते हो कि when n is not equal to when n is equal to 0, सॉरी, क्योंकि n नॉट इक्वल टू 0 पे तो ये इक्वेशन लिखी हुई है। when equal to 0 तो ये फिर इक्वेशन किसके बराबर है? आई थिंक इसके बराबर है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो ऑब्टेन्ड रिस्पॉन्स आया डिजायर्ड, सॉरी डिजाइंड फिल्टर और W1 के प्रोडक्ट से। ठीक है, पहले हम यहाँ पे डिजायर्ड फिल्टर का रिस्पॉन्स लिखेंगे 1/π n - 60। ठीक है, sin 0.8π n - 60 minus sin 0.3π n - 60। ठीक है, और इसके साथ विंडो का फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये पूरा ब्लैकमैन विंडो का फंक्शन है जिसमें दिस इज m-1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको 120 लिखा नज़र आ रहा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के बाद आपको हम लोगों ने ये एग्जांपल जो है वो पहले वाली एग्जांपल की तरह की है, सॉर्ट ऑफ इस तरह से कि हम लोगों ने उसमें लो पास फिल्टर की डिज़ाइनिंग सीखी थी। इसमें हम लोगों ने तकरीबन उसी तरह के स्पेक्स के साथ बैंड पास फिल्टर की डिज़ाइनिंग सीखी है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको अभी भी एक चीज़ आपकी नज़र से यहाँ से गुजर जाएगी कि बैंड पास फिल्टर की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। ओके, बिकॉज हम काइजर विंडो की डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, दैट वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो विंडोज़ बेस्ड फिल्टर की डिज़ाइनिंग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर इसमें से कोई बात आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो। अल्लाह हाफ़िज़।